कानपुर से आ रही है एक बड़ी खबर के साथ, जहां बीच सड़क पर आग का तांडव देखने को मिला। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे धू-धू कर एक ऑटो जलकर स्वाहा हो गया। आपको बता दें कि यह हादसा कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र के गोल चौराहे के पास हुआ, जहां इस ऑटो में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ऑटो आग का गोला बन गया। गनीमत यह रही कि वक्त रहते ड्राइवर बाहर निकल आया। वहीं स्थानीय लोगों ने सूचना पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धू-धू कर जल गया पूरा ऑटो। बीच सड़क पर अचानक ही इस ऑटो में आग लगी थी और उसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्राइवर ने ऑटो से निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर ऑटो जलकर स्वाहा हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अचानक ही यह ऑटो जलकर स्वाहा हो गया। बीच सड़क पर इस ऑटो में आग लगी थी। कानपुर की यह तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आग का गोला बन गया यह ऑटो। गनीमत यह रही कि इसके ड्राइवर ने बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त सवारियां मौजूद नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड को स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात लखनऊ की, जहां केजीएमयू के बाहर बीच सड़क पर नशेबाज युवक का हंगामा देखने को मिला। नशे में धुत युवक ने दो लोगों को जमकर बेल्टों से पीट दिया। वहीं पास से गुजर रहे रिक्शा ड्राइवर की भी जमकर पिटाई कर दी। रिक्शा चालक लोगों से बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन नशेड़ी युवक खुलेआम हंगामा करता रहा और पुलिस मौके से नदारद दिखी। हंगामे से बीच सड़क पर काफी लंबे वक्त के लिए जाम लग गया। ये तस्वीरों में देखिए, ये नशेड़ी युवक है जो बेल्ट से लोगों की पिटाई कर रहा है। लोग इससे छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक रिक्शा चालक को इसने पकड़ लिया था, जिसे बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की और काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि एक दो लोग बीच बचाव करने आए भी, लेकिन ये नशेड़ी युवक किसी की सुनने को तैयार नहीं था। बेल्टों से इसने एक रिक्शा चलाने वाले की पिटाई कर दी और नशे में देखिए किस तरह से धुत युवक ने घंटों सड़क पर ड्रामा किया। और अब बात प्रयागराज की, जहां एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गली में जा रही दो मासूम बच्चियों पर अचानक कुत्ते ने हमला बोल दिया। एक बच्ची तो डर कर भाग गई, लेकिन दूसरी बच्ची को ये कुत्ता काट लेता है। घटना रानी मंडी इलाके की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। कुत्ते के इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक बच्ची पर ये कुत्ते ने हमला बोला। हालांकि एक बच्ची डरकर भाग गई और दूसरी बच्ची को ये कुत्ता बुरी तरीके से काट लेता है। इस हमले में बच्ची बुरी तरह घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। प्रयागराज की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चियों पर एक सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्ते ने हमला बोल दिया। एक बच्ची डरकर भाग निकली, लेकिन दूसरी बच्ची को इस कुत्ते ने काट लिया। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां नए साल के मौके पर एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान 2.5 साल की एक बच्ची की किडनैपिंग हो गई। बच्ची अपनी बुआ के साथ स्कूल गई थी। उसकी बुआ से अपहरण के बारे में पुलिस और परिवार को उसकी बुआ ने तुरंत जानकारी दी। खबर मिलते ही एसपी सिटी ने पुलिस की 4 टीमों को तलाशी अभियान के लिए लगाया। सीसीटीवी पुलिस ने खंगाला, जिसके आधार पर पुलिस की एक टीम ने नजदीक ही एक जंगल से बच्ची को बरामद कर लिया। बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नए साल के मौके पर स्कूल में कार्यक्रम था। फिरोजाबाद की यह घटना है, जहां 2.5 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हरदोई के एक परिवार को पुलिस से इंसाफ मांगना महंगा पड़ गया। लापता पिता का शव मिलने पर कोतवाल के पास गए थे परिजन, लेकिन इंसाफ की जगह पुलिस ने पीड़ित परिवार पर थप्पड़ों से बरसात कर दी। पीड़ित युवक घायल हो गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने कोतवाल की करतूत को कैमरे में कैद कर लिया। कोतवाल की करतूत अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले पिहानी कोतवाली क्षेत्र में गांव में विवाद हो गया था।
विवाद के बाद शख्स लापता हो गया। परिजनों ने बताया कि मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कुछ दिनों बाद शख्स का शव नहर में तैरता मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस की मामले में अनदेखी को देखते हुए अफसरों के पास शिकायत करने पहुंचे, जहां अफसर ने पीड़ित परिजन की पिटाई कर दी। वहीं मामले में एसएसपी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो कोतवाल ने पीड़ित को ही थप्पड़ों से पिटाई कर दी। थाना कोतवाली शहर का मामला है, डीएम चौराहे का। एक व्यक्ति जिसका पोस्टमार्टम करा करके परिजन और गांव के अन्य लोग जा रहे थे डीएम चौराहे के पास। वहां पर उन लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उनको उनके घर पिहानी भेज दिया है। शिकायत मिली है, उनके साथ कुछ बदसलूकी हुई है। इस पर राजपत्रित अधिकारी से जांच करा करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जब नाबालिग छात्रा कोचिंग के लिए निकली, तभी गांव के 5 युवक जबरन उसे खेत में उठा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब छात्रा ने शोर मचाया तो खेतों में मौजूद आसपास के लोग दौड़कर आए और आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। साड़ क्षेत्र इलाके का ये पूरा मामला है। अगली खबर बरेली से है, जहां नाले के सरकारी निर्माण को लेकर एक समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात पथराव तक आ गई। हमले में ग्राम प्रधान के एक भाई की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बरेली से बड़ी खबर, 2 पक्षों में संघर्ष हुआ। नाला निर्माण को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। पथराव में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ग्राम प्रधान नाली का निर्माण करवा रहा था और दूसरा पक्ष नाली बनाने का विरोध कर रहा था, जिसके बाद विवाद हुआ और पथराव हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के नगरिया कला की यह घटना है। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है एहतियात के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, मेरठ में नए साल के जश्न में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है। एक युवती ने पुलिस पर लाठी से पीटने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया के जरिए पीड़ित युवती ने अपनी आपबीती बताई है। युवती ने मेडिकल थाना पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि 2 पक्षों में मारपीट और पथराव की सूचना मिली थी। दोनों पक्षों को पुलिस ने अलग करने की कोशिश की। एसपी सिटी ने युवती के आरोपों को गलत बताया है। युवती ने पुलिस पर लाठी से पीटने का आरोप लगाया, लेकिन एसपी सिटी इस आरोप का खंडन करते दिखाई दिए। हालांकि 2 पक्षों में डीजे को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद मारपीट हुई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवती ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिया कि पुलिस ने उसको लाठी से पीटा। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जान जोखिम में डालकर रोजाना यहां के लोग पुल पार करने को मजबूर हैं। बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए इसी पुल को पार करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये नदी 12 महीने बहती है, जिससे रोजाना लोगों को खतरे से बचना होता है। ये नजारा विश्वनाथगंज विधानसभा के तहत आने वाले नूरपुर गांव का है। बांस और लकड़ी के पुल का यहां पर निर्माण किया गया है, जबकि ये इलाका प्रयागराज मंडल के मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और आजादी के 75 साल बाद भी यहां के लोग पुल के लिए मोहताज हैं। इस मामले को लेकर जब एबीपी गंगा की टीम ने डीएम से बात की तो उन्होंने एसडीएम की रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी पक्के पुल का निर्माण किया जाएगा, ये डीएम ने आश्वासन दिया। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने को मजबूर हैं। लकड़ी का जर्जर पुल है और इससे लोगों को इसे पार करने को लोग मजबूर हैं। अब खबर कन्नौज से है, जहां खेत की पैमाइश कराने के एवज में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि लेखपाल किसान से खुलेआम रिश्वत ले रहा है। रिश्वत लेने वाला लेखपाल कन्नौज सदर तहसील में तैनात है और ये तस्वीरें देखिए, किसान से लेखपाल रिश्वत ले रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पैमाइश के लिए लेखपाल ने किसान से रिश्वत ली थी। कन्नौज सदर तहसील में ये लेखपाल तैनात है, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जमीन की पैमाइश के लिए किसान से रिश्वत लेता ये रिश्वतखोर लेखपाल अब बेनकाब हो गया है। कन्नौज की ये तस्वीरें, कन्नौज सदर तहसील में ये लेखपाल तैनात है और जमीन की पैमाइश के लिए इस लेखपाल ने किसान से रिश्वत ली थी। अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश अग्रहरि ने अपना जन्मदिन बहुत ही सादगी से अपनी फैक्ट्री परिसर में मनाया। जन्मदिन के मौके पर राजेश ने 9 बीमार लोगों को इलाज के लिए 2,30,000 रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता की, जबकि 10 से ज्यादा जरूरतमंदों को 1 साल का राशन भी दिया। राजेश मसाला समाज के लिए एक मिसाल है। गरीब परिवार में जन्मे राजेश ने अपने बचपन में बहुत संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। राजेश इसे खुद अपनी जुबानी अपने दर्द भरे जीवन के सफर को बताने में जरा भी संकोच नहीं करते। अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर देश ही नहीं विदेशों में भी अमेठी का नाम रोशन करने वाले राजेश मसाला गरीब पीड़ितों की मदद के लिए भी अपनी पहचान बना चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की थी। मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है इसी समाज से कमाता हूँ और ये इसी समाज का धन इसी समाज के ऊपर दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एक फर्ज पूरा कर रहा हूँ। देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज मैंने अपने जन्मदिन को गरीब नारायण की सेवा के लिए समर्पित किया है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 25% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने हर घर नल योजना का 25% का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत सरकार ने इस उपलब्धि पर योगी सरकार और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। नए साल में प्रवेश करने के साथ ही योगी सरकार ने हर घर जल योजना से 25% परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। खास तौर से तब जबकि 6 महीने पहले हर घर जल योजना की प्रगति का आंकड़ा सिर्फ 12% था। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने सीएम योगी के मार्गदर्शन में सिर्फ 6 महीने में 13% प्रगति का रिकॉर्ड हासिल करते हुए 25% परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया है। इस योजना से सरकार ने 66,29,491 परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया है। इससे 3,97,76,946 से ज्यादा ग्रामीण जनता लाभान्वित होगी। और अब बात पूर्वांचल के बाहुबलियों की मुलाकात के इंतजार की। दरअसल 21 साल बाद माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का आमना सामना हो सकता है। उसरी कांड में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को आज पेश होने का आदेश दिया, लेकिन पेशी से पहले ही मुख्तार के वकील ने जान का खतरा बताते हुए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। मुख्तार को लगता है कि बांदा जेल से गाजीपुर तक उसकी जान को खतरा है, वो भी तब जब ब्रजेश सिंह और उसकी एक साथ पेशी होगी। मुख्तार के बेटे ने भी पिता की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। पूर्वांचल के 2 बाहुबली और 2 दशक से ज्यादा पुरानी दुश्मनी। 21 साल बाद गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड की यादें फिर से ताजा हो रही हैं। इसकी वजह इस केस के दोनों पक्षों का आमने सामने आना है। एक तरफ बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह। 3 जनवरी को पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह एक बार फिर आमने सामने होंगे। कानूनी लड़ाई चलेगी। इसमें ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी की गवाही होनी है। बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर गवाही दर्ज कराने का आदेश दिया है। इस दौरान आरोपी ब्रजेश सिंह भी कोर्ट रूम में होंगे। करीब 21 साल बाद दोनों आमने सामने रहेंगे। इसे लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा पुख्ता किए जाने की तैयारी की गई है। प्रशासन की ओर से दोनों की कोर्ट में पेशी के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में इन दोनों लोगों की पेशी है और ये कहा गया है कि मुख्तार अंसारी सशरीर कोर्ट में उपस्थित होंगे। घटना 2001 की है और इस दौरान उसरी चट्टी का कांड हुआ था, जिसमें 15 लोगों को नामजद किया गया था और दोनों ओर से एक लोगों की मौत भी हुई थी। इसी मामले को लेकर सुनवाई होनी है, जिसमें इन दोनों जनों को आमने सामने पेश होना है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट में जो एक दूसरे के खून के प्यासे कहे जाते हैं
वो उपस्थित होते हैं। तो क्या होता है, गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर का प्रशासनिक अमला इस कोर्ट की इस उपस्थिति के आदेश के बाद चौकन्ना है, चुस्त और दुरुस्त है। पूर्वांचल में मुख्तार और ब्रजेश की दुश्मनी के किस्से सबने सुने हैं और कई साल बाद ऐसा होगा जब दोनों बाहुबली आमने सामने होंगे। गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ था। मुख्तार अंसारी अपने पैतृक घर मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहा था। इसी दौरान उसके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। फायरिंग में माफिया के गनर और एक अन्य साथी की मौत हो गई थी। इस हमले में दोनों ही पक्ष के कुछ लोगों की मौत का मामला सामने आया था। इसके साथ ही कुछ लोग घायल भी हुए थे। मुख्तार अंसारी ने अपने जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह को हमले में मुख्य आरोपी बना दिया था। उसरी चट्टी कांड के करीब 2 दशक बाद दोनों जानी दुश्मन अब आमने सामने होंगे। उधर मुख्तार की बेचैनी अभी से बढ़ गई है। मुख्तार के वकील ने MP MLA कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें बांदा जेल से गाजीपुर ले जाने में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताया गया है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने भी कोर्ट से लेकर कई जगहों पर चिट्ठी के जरिए पिता की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब सबको इस बात का इंतजार है, जब मुख्तार अंसारी कोर्ट पहुंचेगा तो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही देते वक्त क्या बोलेगा। ABP गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात भाजपा के ऑपरेशन चक्रवर्ती की, जो एक्टिव हो गया है, क्योंकि भाजपा की नजर यूपी की उन 16 सीटों पर है जहां भाजपा पिछली बार हार गई थी। अब इन्हीं सीटों पर जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने ताबड़तोड़ बैठक शुरू कर दी है। आज भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष ने जहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं बैठक पर CM योगी के आवास पर यह बैठक हुई। भाजपा की कोशिश 24 से पहले अपनी सभी कमजोरियों को दुरुस्त करने की है, क्योंकि अब 16 जनवरी से भाजपा का सबसे बड़ा चाणक्य भी मैदान में उतरने वाला है। चौबीस का मेगा प्लान ऑपरेशन चक्रवर्ती एक्टिवेट। हारी हुई सीट पर नजर, कितनी मुश्किल मिशन 80 की डगर। भाजपा भले ही ओबीसी आरक्षण के फेर में फंसी हो, लेकिन भाजपा ने 2024 के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष 2 दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आते ही यूपी की हर सीट पर कमल खिलाने के मिशन को एक्टिवेट कर दी। क्योंकि BL संतोष ने जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं कमजोर बूथ को मजबूत करने पर जमकर चर्चा की। वहीं एक बैठक CM आवास पर भाजपा कोर ग्रुप की हुई, जिसमें BL संतोष, राधा मोहन सिंह, धर्मपाल सिंह सैनी, भूपेंद्र चौधरी समेत पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। दरअसल भाजपा की नजर उन सीटों पर है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी, क्योंकि 16 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा को जीत नहीं मिली थी। हालांकि रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा ने उपचुनाव में जीत का कमल खिला दिया, लेकिन इस बार भाजपा की कोशिश यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की। हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था एक काल अवधि के लिए होती है। सेशन के लिए मुझे काम दिया है पार्टी ने। पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके, आज भाई साहब भी आए हैं हमारे संगठन मंत्री जी, उनसे बातचीत करके अगर अनुमति मिलेगी तो आंशिक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। 2024 को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी रणनीति तैयार की है। खासतौर से वो सीटें जो बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई थी, उन सीटों पर भी कैसे जीत हासिल की जाए, ये पार्टी की रणनीति है। दरअसल भाजपा यूपी में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, क्योंकि 2014 में भाजपा ने यूपी की 80 सीट में से 73 सीटों को जीता था, जिसमें 2 सीट अपना दल S की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में सभी 80 सीट जीतना इतना आसान है, क्योंकि अभी हाल ही में मैनपुरी में उपचुनाव हुआ, जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सीट 2,88,000 वोट के मार्जिन से जीत गई। बात सिर्फ मैनपुरी की नहीं, यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, लेकिन भाजपा की तैयारी कितनी बड़ी है, इस बात को इससे समझ सकते हैं कि अब इन प्रभाव वाली सीटों को भेदने के लिए भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर आने वाले हैं, जिनकी नजर यूपी की उन 16 सीटों पर होगी, जिनके 20,000 बूथ भाजपा के ऑपरेशन चक्रवर्ती में रुकावट बने हुए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। 16 और 17 जनवरी को वो 2 दिन के यूपी दौरे पर आ सकते हैं। 16 तारीख को कहा जा रहा है कि वो अम्बेडकर नगर जा सकते हैं, जहां पर वो समीक्षा बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा 17 तारीख को वो सहारनपुर जा सकते हैं। वो ऐसी सीटों पर जाएंगे जो बीजेपी हार गई थी, जहां पर हार का जो हम कहें मार्जिन था वो बेहद कम था, और ऐसी सीटों के लिए बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। मतलब एकदम साफ, भाजपा की बैक टू बैक बैठकों ने न सिर्फ विरोधी खेमे में खलबली मचा दी, बल्कि साफ कर दिया कि यूपी उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसी यूपी के जरिए भाजपा 2014 और 2019 में सरकार बनाने में कामयाब रही। अब भाजपा की नजर हैट्रिक लगाने पर है, जिसके लिए उसने अपने लिए यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का टारगेट रखा है। अब इसमें से कितनी सीट भाजपा जीतती है और कितनी टक्कर विपक्ष से उसे मिलती है, इस पर पूरे प्रदेश और देश की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आरक्षण पर सुनवाई फिक्स, निकाय पर डबल चैलेंज की, क्योंकि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा या बिना आरक्षण के, इस पर प्रदेश की सियासत पिछले 1 हफ्ते से गर्म है। क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर सरकार कोर्ट और वोट के बीच फंस गई है, क्योंकि विपक्ष सरकार को पिछड़ा विरोधी बता रहा है। लेकिन अब सरकार ने जो याचिका दाखिल की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए मान गया है, जिससे सरकार को और टाइम मिल सकता है। लेकिन आरक्षण की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, खुलकर होगी आरक्षण पर लड़ाई। सरकार ने जीती पहली जंग, सज गया निकाय का मंच। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण सियासत का वो एजेंडा बन गया है जिसे विपक्ष हाथ से जाने नहीं देना चाहता। हालांकि ओबीसी आरक्षण पर घिरी सूबे की योगी सरकार ने अपनी पहली जंग जीत ली है, क्योंकि हाईकोर्ट के जिस फैसले को उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसे सरकार अपनी जीत के रूप में देख रही, क्योंकि इससे ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई होगी, जिसमें सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 4 जनवरी यानी बुधवार को इस मामले में सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं ये यूपी सरकार के लिए पहली जंग जीतने जैसा है। यूपी सरकार चाहती है कि प्रदेश में निकाय चुनाव जो कमीशन गठित किया गया है उसकी रिपोर्ट आने के बाद कराए जाएं, जिससे चुनाव में ओबीसी का आरक्षण भी लागू किया जा सके। गौरतलब है कि 27 दिसंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए न सिर्फ ओबीसी आरक्षण को इस चुनाव के लिए रद्द किया था, बल्कि बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव कराने को कहा था। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि इस बात का डर भी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर देता है तो क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिर्फ संसद में कानून बनाने का रास्ता बचता, लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण को लेकर लड़ाई जोर पकड़ती नजर आ रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अदालती लड़ाई में कूद गई है। सपा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें मांग की गई कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही कराए जाए और बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश पर रोक लगाई जाए। मतलब सपा की भी वही मांग है जो यूपी सरकार की है। लेकिन ये लड़ाई हाईकोर्ट के फैसले से ज्यादा ओबीसी आरक्षण से जुड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाहती, क्योंकि जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है तब से ओबीसी आरक्षण को लेकर सपा और भाजपा के बीच जंग छिड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज की आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का मतलब है उनकी जाति और उनका परिवार। पिछड़े का मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा या बिना आरक्षण के, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।